नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं JNARDDC के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री सर के साथ। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। JNARDDC किन प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है? इस संस्था की प्रमुख पहचान क्या है? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं WCL संवाद मंच का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा हमें ये अवसर देने के लिए। जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और मैं सोचता हूँ कि ये संवाद JNARDDC और WCL के बीच सहयोग को एक नई गति, ऊर्जा और दिशा देगा। JNARDDC स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जो कि 1989 में भारत सरकार और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से नागपुर में स्थापित किया गया था। और यह एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और जो कि मुख्यतः काम करता है नॉन फेरस मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। हम देखें, जवाहरलाल नेहरू रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मुख्यतः अप्लाइड रिसर्च पर काम करता है, न कि थ्योरेटिकल रिसर्च पर, जिसमें कि हम लोग प्रोसेस इनोवेशन पे काम करते हैं, पायलट स्टडीज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ भारत में इंपोर्ट हो रही हैं कि नॉन फेरस मेटल्स के एरिया में, उनको इंडिजनाइज करें, उनका लो कॉस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करें, और नॉन फेरस और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं उसमें सहयोग करें। और अगर हमारे कार्यक्षेत्र को देखा जाए तो हम इसको 5 डिफरेंट वर्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जो कि नॉन फेरस मेटल्स के एरिया में है। दूसरा है वैल्यू एडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे JNARDDC में चल रहा है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को फुलफिल करता है। तीसरा है, जो कि रिसेंटली हमारे खान मंत्रालय ने ऐड किया है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली नॉन फेरस सेक्टर। जब हम बोलते हैं नॉन फेरस सेक्टर्स, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड जिंक। आगे चल के इसको और बढ़ाएंगे। चौथा वर्टिकल है क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन, जो कि भारत ने पूरे ग्लोब की डिमांड है कि क्रिटिकल मिनरल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सोर्स कर सकते हैं किया जाए। ये रिसेंटली हमारे मैंडेट में ऐड हुआ है, और इसमें हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि क्रिटिकल मिनरल्स जनरली प्राइमरी सोर्सेज नहीं हैं, इनके सेकेंडरी या टर्सरी सोर्सेज होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इसमें कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन दीज सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज। आज IBM के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि जिसमें कि हम एनालिसिस कर रहे हैं जितने भी ओवरबर्डन है, टेलिंग्स है, प्रोसेस वेस्ट है, उसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढने का बहुत बड़ा काम चल रहा है। और हमारे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन के अलावा हम एक्सट्रैक्शन पे भी काम कर रहे हैं, जैसे लिथियम हुआ, निकल हुआ, नायोबियम हुआ, टैंटलम हुआ। इन सब क्रिटिकल मिनरल्स पे हमारे यहाँ एक्सट्रैक्शन लेवल पे काम चल रहा है, जो कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हम लोग JNARDDC में कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एडवांस एनालिटिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्टिंग सर्विसेज, जो कि एल्यूमिनियम एंड नॉन फेरस तक ही नहीं सीमित है, इसमें सारे मिनरल्स कवर करते हैं व्हेन इट कम्स टू द टेस्टिंग एंड सर्विसेज। इसमें सारे मिनरल्स कवर है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोल का बहुत बड़ा काम टेस्टिंग और एनालिसिस का JNARDDC को मिला हुआ है। भारत सरकार ने JNARDDC को रेफरी लैब करके नॉमिनेट किया है, और इसमें हमारे पास कोल टेस्टिंग और एनालिसिस की, हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी एक लैब डेवलप की है। शुरू में जब ये लैब स्टैब्लिश की थी तो सिर्फ हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस तक ही सीमित थे। अभी हमने उसको आगे बढ़ाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को हम प्रॉक्सिमेट से आगे चल के अल्टीमेट एनालिसिस और कोल के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान हो सकता है, उसके लिए भी हम इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। JNARDDC एक सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करता है। यह न केवल उद्योग को तकनीकी समाधान या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बल्कि भारत सरकार को
पॉलिसी मेकिंग के लिए भी काफ़ी योगदान करता है। जैसे मैं आप कुछ पॉलिसीज़ का मेंशन करूंगा जिसमें JNRC ने काफ़ी बड़ा रोल, अहम रोल अदा किया है। एक पॉलिसी है नेशनल नॉन फेरस स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि आगे आने वाले दिनों में सर्कुलर इकॉनमी में कैसे हम लोग रिसाइकलिंग को एकोमोडेट कर सकते हैं उस पर काम कर रहा है। स्टैंडर्ड्स फॉर रिसाइकलिंग सेक्टर पे भी हमने पॉलिसी बनाई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, उसकी बहुत ही एक सक्सेसफुल स्कीम है जिसको बोलते हैं पैट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत अहम स्टेप है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सर्कुलर इकॉनमी फ्रेमवर्क फॉर एल्यूमिनियम सेक्टर। हमारा उद्देश्य है कि भारत को एक स्ट्रैटेजिक मेटल्स और सर्कुलर इकॉनमी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए थ्रू सस्टेनेबल, इंडिजिनस एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजीज। सर, आज के समय में हमारे देश का एल्युमिनियम उद्योग में क्या स्थान है? आपके नज़रिए से इस क्षेत्र में देश के आगे बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ट्रेनिंग भी दिया जाता है लोगों को, एल्युमिनियम इंडस्ट्री से हो चाहे किसी और सेक्टर से हो, तो हम उनको एक सवाल पूछते हैं कि धरती पे पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मेटल का नाम बताओ। वेरी अनफॉर्चुनेटली जो लोग एल्युमिनियम के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं वो बोलते हैं आयरन। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि धरती पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मेटल, उसका नाम है एल्युमिनियम। अर्थ क्रस्ट का करीबन 8% एल्युमिनियम मेटल है। तो ये चीज़ मैं इस संवाद प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। और जो एल्युमिनियम मेटल है, हम इसको 3 स्टार मेटल बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक मेटल है। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन एल्युमिनियम मेटल। सेकंड, हम इसको बोलते हैं ग्रीन मेटल बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एल्युमिनियम इज़ हेल्पिंग अस टू कट डाउन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बहुत बड़ा रोल अदा करता है एल्युमिनियम। थर्ड इज़, हम लोग ने जो अभी एक नया स्टार इसको दिया है, वी कॉल इट, हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेटल। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मेटल की ये खूबसूरती है कि इसको कितने बार भी रिसाइकिल कर लिया जाए, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करता है। सो इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट मेटल बोलते हैं। तो ये 3 स्टार रेटिंग हमने एल्युमिनियम को दिया हुआ है। और अब भारत का एल्युमिनियम सेक्टर में क्या इम्पोर्टेंस है when it comes to the global standards, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोडक्शन वाला कंट्री है। हम करीबन 4.1 मिलियन टन एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर, प्राइमरी एल्युमिनियम, और करीबन 2.2 मिलियन प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी एल्युमिनियम, जो रिसाइकलिंग रूट के थ्रू बनता है। कारण है कि एल्युमिनियम का डिमांड हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने यहाँ देखेंगे तो हमारे मेजर डिमांड आता है इलेक्ट्रिकल सेक्टर से, या आप बोल सकते हैं उसको कोरिलेट कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर से। सेकंड जो उसका सबसे बड़ा है वो ट्रांसपोर्टेशन में। देखिए, आज बात हो रही लाइट वेटिंग की। हर गाड़ी को, हर ट्रांसपोर्ट को हमको लाइट वेट करना हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो, बस हो, स्कूटर हो, तो इसमें एल्युमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एल्युमिनियम की एक खास प्रॉपर्टी होती है वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, वो काफ़ी हाई होता है। और तीसरा, पैकेजिंग सेक्टर। पैकेजिंग सेक्टर में आप देखेंगे ये हमारे जो फॉइल्स वगैरह आते हैं, जो पैकिंग होती है, हमारे टेट्रा पैक जो आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम का बहुत बड़ा रोल है। और डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में ये, इसलिए हम इसको स्ट्रैटेजिक मेटल कहते हैं, क्योंकि अब देखिए हवाई जहाज से लेके मिसाइल से लेके हर चीज़ को लाइट वेट करना है और उसमें एल्युमिनियम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एल्युमिनियम इज़ हेल्पिंग द कंट्री टुवर्ड्स ग्रीन ट्रांजिशन या नेट ज़ीरो के जो हमारे गोल है, जो भारत सरकार का इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि 2070 में द कंट्री विल बिकम कार्बन न्यूट्रल, तो उसमें एल्युमिनियम इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। और जब बात करेंगे कि एल्युमिनियम का फ्यूचर क्या है, तो भारत के पास बहुत
जब एल्युमिनियम की बात होती है तो इंडिया इज़ अ राइट कंट्री टू प्रोड्यूस दिस मेटल। मैं इसके बारे में 3 बातें बोलूँगा। जब किसी मेटल को बनाने की बात होती है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है, दूसरा एनर्जी चाहिए होता है और तीसरा हमको चाहिए होता है टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीज़ें भारत में अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज बॉक्साइट इसका और होता है। तो बॉक्साइट हमारा दुनिया में वी हैव फिफ्थ लार्जेस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन कंट्री व्हेन वी कंपेयर ग्लोबली। करीबन हमारे पास करीबन 3.8 बिलियन टन्स का डिपॉजिट्स है। और दूसरा, एल्युमिनियम हैज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल फॉर कमिंग अप इन दिस कंट्री इज़ कि पर कैपिटा कंजम्पशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है। उसका एक कारण ये भी है कि डिनोमिनेटर में हमारा पॉपुलेशन आता है जो बहुत ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन 3 kg पर पर्सन है। अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो दुनिया का एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एल्युमिनियम 10 kg है और डेवलप कंट्री का तो 25-30 kg भी गया हुआ है। तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि देयर इज़ वेरी हाई पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एल्युमिनियम मेटल इन दिस कंट्री। सर, WCL जैसी कोयला कंपनी को JNRDDC किस तरह का तकनीकी सहयोग प्रदान कर सकता है? तकनीकी अन्य क्षेत्रों में JNRDDC के साथ मिलकर आगे बढ़ने की संभावना को आप किस तरह से देखते हैं? आशीष जी, मैं बताना चाहूँगा, चूँकि नाम हमारा जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर है, बट हमारा जो कार्य है वो एल्युमिनियम तक सीमित नहीं है। एल्युमिनियम के अलावा हम, जैसे मैंने बताया, हम वेस्ट यूटिलाइजेशन पे काम करते हैं, हम क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन पे भी काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स से वैल्यूबल रिकवरी पे भी हमारे कई अच्छे प्रोजेक्ट जो कि पायलट स्केल तक पहुंच चुके हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। चूँकि मेरा ये मानना है कि WCL और JNRC दोनों नागपुर आधारित संस्थान हैं। तो JNRC WCL के लिए एक एक्सटेंडेड रिसर्च फैसिलिटी की तरह आगे आने वाले दिनों में काम कर सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं WCL के मैनेजमेंट को गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने टेक्निकल दुखों को हमारे साथ शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि उन दुखों पे हम कार्य करें, उन दुखों पे हम शोध करें और उनको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर संभावित सहयोग जो मैं सोच सकता हूँ WCL के साथ हो सकता है कि माइन टेलिंग से, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। सो माइन टेलिंग से क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी, वेस्ट टू वेल्थ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स पे हम उनके साथ काम कर सकते हैं, अगर वो हमारे साथ शेयर करें कि व्हाट आर द वेस्ट बीइंग जनरेटेड देयर। और सर्कुलर इकॉनमी, जो कि आज का बज़वर्ड है, जो कि हर भारत सरकार बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है, तो सर्कुलर इकॉनमी एंड ग्रीन माइनिंग इनोवेशन पे भी हम WCL के साथ काम कर सकते हैं। हमारा मानना है कि माइनिंग मेटलर्जी सेक्टर जो विदर्भ क्षेत्र में है, इसको हम एक बड़ा इनोवेशन इकोसिस्टम हब बना सकते हैं। सर, एल्युमिनियम तथा कोयला उद्योग में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए काम करना ज़रूरी है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में JNARDDC कौन से नए कदम उठा रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल भारत ही नहीं, पूरा विश्व लगा हुआ है ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। और जैसा आपने सही बोला कि एल्युमिनियम और कोयला सेक्टर दोनों एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, जो हमारे प्रोडक्ट स्टार रेटिंग देती है, एनर्जी स्टार रेटिंग देती है। वो हम उनके साथ काम कर रहे हैं और एक रोड मैप तैयार किया गया है डीकार्बोनेशन ऑफ एल्युमिनियम सेक्टर। उसमें एक रोड मैप डीकार्बोनेशन ऑफ कोल सेक्टर या थर्मल पावर सेक्टर भी है, जिसमें कि हमारा सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट हमने काम किया है डीकार्बोनेशन ऑफ एल्युमिनियम सेक्टर रोड मैप में। और जब हम डीकार्बोनेशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली 3 मेन वर्टिकल्स है जिस पे काम करना है। सबसे पहला है
कि ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशंस जो हमारा एनर्जी सोर्स है, जैसे कि बिल्कुल सही बोला आपने कि एल्युमिनियम और कोयले का थोड़ा क्लोज रिलेशन भी है, क्योंकि हमारे जितने भी एल्युमिनियम प्लांट हैं सब थर्मल पावर बेस्ड प्लांट्स हैं। तो सबसे पहला वर्टिकल आता है कि जो हमारा एनर्जी सोर्स है, जो हमारे जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है थर्मल पावर प्लांट हैं, उनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कैसे कम करना। सेकंड वर्टिकल है कि एल्युमिनियम मेकिंग प्रोसेस में कैसे इम्प्रूवमेंट करें ताकि हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो। तीसरा है रिसाइकलिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि हम जो मेटल प्राइमरी के थ्रू सोर्स कर रहे हैं वो सेकेंडरी के थ्रू करें, क्योंकि जब हम एल्युमिनियम को रिसाइकलिंग करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को भी बताना चाहता हूं, जब हम रिसाइकिल करते हैं मेटल को तो हमें सिर्फ 5% एनर्जी लगती है जो हमें प्राइमरी एल्युमिनियम बनाने के लिए लगती है, और एनवायरमेंट पॉल्यूशन सिर्फ 8% के आसपास होता है। तो भविष्य में ऐसा बोला जाता है कि हम एल्युमिनियम मेटल करीबन 2050 में करीबन 50% ऑफ एल्युमिनियम विल बी सोर्स थ्रू रिसाइकलिंग रूट। अब जेएनआरसी बाकी 2 वर्टिकल्स पे काम कर रही है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और रिसाइकलिंग। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे हम देख रहे हैं कि हम कैसे नई से नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। हमने 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो कि हेल्प करेंगे उनकी एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए। फिर हम एल्युमिनियम वेस्ट रिसाइकलिंग, हमारे पास आज की तारीख में जो भी वेस्ट एल्युमिनियम इंडस्ट्री से निकलता है उसका सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, हमारे पास पेटेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो दिस विल आल्सो हेल्प इन मिटिगेटिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। देन अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी हम काम कर रहे हैं। एक वेस्ट है स्पेंट पॉट लाइनिंग, जो कि जिसमें कि कार्बन की मात्रा बहुत होती है, हमने उसको कन्वर्ट किया है एनर्जी फीड स्टॉक में। और इसके अतिरिक्त हम रिसाइकलिंग यूनिट्स को कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को कैसे फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी और एनर्जी पर खास ध्यान दें। सर, आज के दौर में रिसाइकलिंग तथा सर्कुलर इकोनॉमी की बात बड़े जोर शोर से हो रही है। इस क्षेत्र में जेएनआरडीडीसी द्वारा किन विशेष पहलों पर काम किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। बिल्कुल सही बात है। आज न केवल भारत, पूरी दुनिया सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। तो क्योंकि अब समय आ गया है आशीष जी, ये न केवल भारत को रियलाइज़ हुआ है, पूरी दुनिया को रियलाइज़ हुआ है कि हम लीनियर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लीनियर इकोनॉमी बात करती है कि धरती से लो टेक, मेक एंड वेस्ट, आप वेस्ट कर देते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी करती है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, वो वापस सर्किट में आएगा। जैसे पहले कॉन्सेप्ट होता था कि हम लाइफ साइकिल असेसमेंट करते थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता था क्रेडल टू ग्रेव, पैदा होने से मरने तक। अभी कॉन्सेप्ट आ गया है क्रेडल टू क्रेडल, पैदा होने से पैदा होने तक। हाँ, तो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। और मैं एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बोला गया है कि अगर हम लीनियर इकोनॉमी में ही, हम नहीं पूरी दुनिया अगर लीनियर इकोनॉमी में ही चलती रही तो भारत जैसे देश को 2050 तक 0.9 अर्थ के रिसोर्सेज लगेंगे। यूरोप, अमेरिका जैसे देशों को 2050 तक 1 नहीं 3 से 4 अर्थ के रिसोर्सेज लगेंगे। तो इट्स अ हाई टाइम कि हम लीनियर से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट हो। तो हमने एक ज़ीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। हर वेस्ट को, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के हर वेस्ट को हमने वैल्यू एडिशन किया हुआ है, उसको किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, किसी भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकले नहीं। और फाइनल अल्टीमेट ये में कि नथिंग शुड गो टू द लैंडफिल। लैंडफिल में कोई भी वेस्ट जाना नहीं चाहिए, उसके पहले उसको किसी इम्पॉर्टेंट उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो अब चूँकि आप WCL से हैं, WCL का ये संवाद मंच है, मैं बताना चाहूँगा कि हमने कोल फ्लाई ऐश को हाई प्योर सिलिकॉन में कन्वर्ट किया है, जिसकी की प्योरिटी 4N है, 99.99 है। और इसको हमने न केवल लैब स्केल, पायलट स्केल पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, बल्कि हमने इसको एक स्टार्टअप में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत ज्वलनशील
प्रॉब्लम थी कोल इंडस्ट्री की, इनफैक्ट थर्मल पावर इंडस्ट्री की, तो हमने कन्वर्ट की। इसके अलावा हमारे पास लो कॉस्ट सॉल्यूशंस टू कन्वर्ट फ्लाई ऐश इनटू जियोपॉलीमर ब्रिक्स या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए है। और मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि हमारा कोल मिनिस्ट्री के साथ भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें कि कोल ओवरबर्डन को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट कि नो वेस्ट शुड गो फॉर द लैंडफिल, और सर्कुलर इकॉनमी में एक और कदम हमारे खान मंत्रालय ने बढ़ाया है कि JNRC को एज ए नेशनल रिसाइकलिंग प्रमोशन डिवीज़न करके प्रमोट किया है, जिसमें कि हम पैन इंडिया रिसाइकलिंग को इनकरेज करेंगे और जिसमें कि हम एक बहुत बड़ा नॉन फेरस रिसाइकलिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट ला रहे हैं जो कि हमारे प्रेमाइसेस में ही हो रहा है, जिसमें कि हम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ को प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ करेंगे। हमारे रिसाइकलर्स जो कि आज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। इट विल बी काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग फॉर देम टू ट्रांजिट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर टू हेल्प द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सर्कुलर इकॉनमी। सर, आपके करियर की अब तक की सबसे बड़ी खास उपलब्धि क्या रही? WCL संवाद मंच के माध्यम से आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आशीष जी, उपलब्धियों की बात करें तो मेरा 10-11 साल हो गए इस सेंटर में। उपलब्धियां तो बहुत थी, बट मैं 3 के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहला कि हमारा एफर्ट था JNRC को सेल्फ सस्टेनेबल ऑटोनोमस बॉडी बनाना। ये खुद में एक एग्जाम्पल है कि भारत सरकार के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि कोई भी सैलरी सपोर्ट भारत सरकार से नहीं लेती है। ये एक सेल्फ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले 5 साल में ये एक कॉमर्शियल R&D सेंटर बन जाए। दूसरा, ये जैसे हमने बताया 1989 में सेटअप हुआ था, वहाँ से लेके हमारे डायरेक्टरशिप लेने तक 2014 में बहुत सारे काम हुए, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो दे वर नॉट एबल टू बी कन्वर्टेड इनटू अ पायलट, सेमी पायलट और अ कमर्शियल एक्टिविटी। तो हमारा सारा फोकस रहा था 2014 के ऑनवर्ड्स कि हम जितने भी हमारे पेटेंट्स हैं, जितने भी हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कमर्शलाइज़ किया जाए। तो उस फील्ड में भी हम बहुत सक्सेस हुए हैं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि CFA जो कोल फ्लाई ऐश को हमने एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया है। स्पेंट पॉट लाइनिंग एक बहुत हैजार्डस वेस्ट होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का, उसका एक कमर्शियल प्लांट लगा हुआ है उड़ीसा में, संबलपुर में। हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का एक वेस्ट होता है ड्रॉस करके, उसको भी हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड सेकेंडरी सेक्टर में, रिसाइकलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो लैब से लैंड तक का जो हमारा प्रयास रहा है वो हमारी एक काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है हमारे ये 11 साल के कार्यकाल में। और तीसरी जो मैं बोलूँगा कि हम चाहते थे कि JNRC की विजिबिलिटी न केवल नेशनल लेवल पे ज़्यादा हो, इंटरनेशनल लेवल पे उठे। तो उस फील्ड में भी हम, उस एरिया में भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। आज हम जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, नॉन फेरस रिसाइकलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, वो जापान की टेक्नोलॉजी है। तो जापान के साथ हमारा MOU हुआ है, दे आर गिविंग अ टेक्नोलॉजी। दूसरा, हम यूक्रेन के साथ एक गैलियम जो कि एक क्रिटिकल मिनरल है, उसके लिए भी एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। गैलियम की रिकवरी बेयर लिकर से होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे। थर्ड, हम आज हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं UAE के साथ, हमारा एक MOU हुआ है जिसमें कि हम उनको अलुमिना जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जब हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते हैं, उसके लिए हम उनको एक टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दुबई की कंपनी है जो कि अपने वेस्ट, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के वेस्ट के सोल्यूशन के लिए हमारे साथ एक MOU किया हुआ है। तो इंटरनेशनल फोरम पे भी हमारा काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ गई है। तो मैं ये 3 उपलब्धियों के बारे में आपको बताया। और युवाओं के लिए मैं आज बोलूँगा कि भारत पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का देश है।
इतना वाइब्रेंट भारत हमने पहले कभी नहीं देखा। तो आप के पास यदि 3 सी हैं, सी जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड कमिटमेंट, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। किसी भी एरिया में हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप अगर ये 3 सी रखते हैं अपने पास तो यू विल बी अ सक्सेस स्टोरी। तो बोलते हैं ना कि इफ़ यू हैव ऑप्शंस चूज़ द बेस्ट, इफ़ नॉट डू योर बेस्ट। तो ये एक हमने अपने जीवन में ट्राई किया था जब भारत सरकार ने बोला था कि अब हम आपको सैलरी सपोर्ट नहीं देंगे और आपको सेल्फ सस्टेनेबल होना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो व्हाट वी थॉट विल डू आवर बेस्ट टू सस्टेन थ्रू दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स। और मेरा प्रैक्टिकल शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मैं किताब की लाइन नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद के जीवन का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मेहनत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इट विल पे यू बैक। सो लास्ट एक लाइन बोलना चाहूँगा कि सब लोग बात करते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो हमारा एक टैग लाइन रहा है। हम लोग साइकिलिस्ट भी हैं, हमने अभी कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई थी 6 दिन में, तो उसमें हमारा टैग लाइन रहा है कि सेहत ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 और अमृत काल में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी के लिए कि ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष जी हमको ये अवसर देने के लिए, थैंक यू। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।